की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे उम्मीदवार और जिन्होंने जनता के बीच बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ऐसे भाई गजेंद्र सिंह परमार जी, हमारे पूर्व मंत्री और जिनके चुनाव में मैं यहां आया था, ऐसे जेसी भाई चौहान, महेश भाई पटेल, महेंद्र सिंह बोरिया, विपुल भाई पटेल, राजू भाई पटेल, दीपक भाई कारिया, दामोदर भाई पटेल, नितिन भाई ब्रह्मभट्ट, वर्षाबेन झाला, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, प्रांतीज से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। जिस समय जैसी भाई चौहान उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, उस समय मैं करीब 17 दिन इसी प्रांतीज कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा था। यहाँ के करीब 58 गांवों का दौरा मैंने किया था और कई लोगों के घरों में मैं गया था। आज भी प्रांतीज के कई लोग हैं, ठीक है, जिनसे मेरा संबंध भी है, संपर्क भी है, वो मेरे पास आते भी हैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद फिर एक बार मैं अपने लोगों के बीच आया हूं, अपने परिवार के बीच आया हूं। मानो कोई व्यक्ति बहुत सालों के बाद अपने गांव को लौटकर आता है तो उसको जो भावना होती है, वही भावना प्रांतीज में आने के बाद मुझे मिली है। और मुझे याद है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उस समय बहुत प्यार से रखा था। रोज अलग अलग कार्यकर्ताओं के घर में भोजन मिलता था और बहुत आग्रह कर करके भोजन खिलाया जाता था। उस समय जैसी भाई मेरा 2 किलो वजन भी बढ़ गया था। आप लोगों ने इतना खिलाया, 3 टाइम खिलाते थे तो मेरा वजन बढ़ गया था। तो इसलिए जब मुझे ये बताया गया कि प्रांतीज में जाना है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो चाहता ही था कि यहां पर मुझे भेजा जाए ताकि आप लोगों के दर्शन ये फिर एक बार लेने का सौभाग्य मुझे मिले। ये चुनाव अब अपने पूरे जोरों पर है और अब गुजरात के चुनाव पर थोड़ा थोड़ा रंग भी चढ़ रहा है ना। लेकिन रंग कोई भी चढ़े, गुजरात तो केसरिया है। और हमारे गुजरात के बहनों भाइयों ने ये निर्णय पहले ही कर लिया है। गुजरात कल भी मोदी जी के साथ था, आज भी मोदी जी के साथ है और आने वाले कल भी मोदी जी के साथ ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं तो हमेशा कहता हूं कि गुजरात के लोग बहुत होशियार लोग हैं। ये बहुत पहले समझ जाते हैं चीजों को। आपको पता है, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने उस समय यह कहा था, अब देश स्वतंत्र हो चुका है, अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को विसर्जित कर दो। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। लेकिन किसी ने सुना नहीं। कांग्रेस चलती रही। भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार, सब प्रकार के आचरण कांग्रेस में चलते गए और उसके चलते देश पीछे चला गया।
लेकिन गुजरात के लोग इतने होशियार है, सबसे पहले उनके ही ध्यान में आया कि गांधी जी की बात सही है, कांग्रेस का विसर्जन करना चाहिए। 27 साल से आपने गुजरात में कांग्रेस को विसर्जित करके रखा है और अब इस चुनाव में ऐसे रिकॉर्ड सीटों से आप कांग्रेस को विसर्जित करोगे कि आज तक के सारे रिकॉर्ड। परसों प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा कि भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में मेरा भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। ऐसा रिकॉर्ड इस बार गुजरात की जनता तैयार करेगी कि कांग्रेस को सचमुच गुजरात में विसर्जित होना पड़ेगा। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने और विशेष रूप से मोदी जी ने जब गुजरात की बागडोर संभाली, तब से जो गुजरात ने विकास का मॉडल खड़ा किया। देखिए, गुजरात कोई देश का अगला राज्य नहीं था, गुजरात कोई देश का संपन्न राज्य भी नहीं था, गुजरात कोई पहले 5 राज्यों में भी नहीं आता था। गुजरात विकास कर रहा था, लेकिन कई मानकों पर पिछड़ा था। ये गुजरात की परिस्थिति थी, लेकिन मोदी जी ने इस प्रकार से गुजरात का विकास किया कि देश के अगले राज्यों में गुजरात का शुमार हुआ और गुजरात के विकास का मॉडल ये पूरे देश में उसका डंका बोलने लगा। और जब ये विकास का मॉडल देश के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुजरात में विकास हुआ है, कैसे यहां पर गरीबों को, किसानों को, खेडूतों को, युवाओं को अवसर मिला है, किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये देखने के बाद देश के लोगों ने भी फैसला किया कि अगर मोदी जी गुजरात की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं तो देश भी मोदी जी के हाथ में दे दो, मोदी जी भारत की तकदीर और तस्वीर भी बदल देंगे। और दोस्तों, हमने देखा मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का प्रयास किया। देश में पहली बार गरीबों की बात हुई, किसानों की बात हुई, खेडूतों की बात हुई। देश में पहली बार महिलाओं को, पिछड़ों को उनकी अधिकारिता मिली। और हमारे देश में मोदी जी ने गरीब कल्याण का एजेंडा लाया। देखिए, गरीबों की बात तो सब करते थे, कांग्रेस के नेता भी करते थे, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, और गरीबी नहीं हटी। चंद नेताओं की गरीबी हट गई, नेता बड़े बड़े हो गए, पर गरीबों की गरीबी नहीं हटी, क्योंकि उस समय भी गरीबों के लिए योजनाएं तैयार होती थी। हजारों करोड़ रुपया गरीबों की योजनाओं पर खर्च किया जाता था, नाम गरीबों का होता था और सारा का सारा पैसा बीच के लोग, बिचौलिए, दलाल, अड़तिया, ये सारे खा जाते थे, गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचता था। हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार में खत्म हो जाता था, लेकिन गरीबों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। जिस समय मोदी जी ने कहा कि गरीब कल्याण का एजेंडा चलेगा, तो कई लोगों को लगा पुरानी सरकारों की तरह ये भी एक जुमला होगा, लेकिन मोदी जी ने ये करके दिखाया। करोड़ों करोड़ों लोगों को बैंक का खाता दिया और उसके बाद सीधे उनके खाते में पैसा दिया। और एक समय राजीव गांधी जी कहते थे, मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी ने कहा, दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो अंतिम आदमी तक पूरा 1 रुपया पहुंचेगा, किसी को खाने नहीं दूंगा। और उन्होंने वो करके दिखाया। आज हम देख सकते हैं, गरीब कल्याण के एजेंडे के बाद हमारे पूरे देश में गुजरात का मॉडल पूरे देश में गया। और आज हम देख सकते हैं, देश में बेघरों को करोड़ों घर मिले,
जिनके घर शौचालय नहीं था करोड़ों शौचालय मिले, महिलाओं को करोड़ों गैस के कनेक्शन मिले, करोड़ों घरों तक बिजली पहुंची, करोड़ों घर में पानी पहुंचा, करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि मिला, करोड़ों युवाओं को स्टैंड अप स्टार्टअप में लोन मिला, अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिला, करोड़ों महिलाओं को बचत गट के माध्यम से रोजगार यहां पर मिला, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, चाहे ओबीसी हो, सभी के जीवन में परिवर्तन करने का काम ये मोदी जी की योजनाओं ने देश में करके दिखाया। और 8 सालों में एक माइका लाल ये बोल नहीं सकता कि मोदी जी की एक भी योजना में भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार को समाप्त कर लोगों का पैसा लोगों तक, लोगों की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। और देखिए, हजारों करोड़ रुपया ये गरीबों तक, खेडूतों तक पहुंचाते पहुंचाते हुए भी देश को विकास की नई सीढ़ी पर मोदी जी लेकर गए। आज हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 11वें नंबर पर थे, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और आने वाले 5-7 सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। आज ही हमने जर्मनी को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया और आने वाले दिनों में हम लोग जापान से लेकर चाइना तक सबको पीछे छोड़ने का एक फैसला कर रहे हैं और उस फैसले पर आगे जा रहे हैं। और इसके लिए देश में एक वातावरण मोदी जी ने तैयार किया। आज दुनिया भर के निवेशक हमारे देश में उद्योग लगा रहे हैं। हमारे देश में उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। उद्योग आते हैं तो रोजगार आता है, उद्योग आते हैं तो युवाओं के हाथों को काम मिलता है। आज ये सारी चीजें हमारे देश में मोदी जी के कारण होती हुई दिखाई पड़ती है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, तो मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को एक नई पहचान दी, आज भारत एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है। 370 हटाकर मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का एक अछूता अंग बनाया। और जिस समय हमारे अमित भाई ये 370 हटाने का बिल रख रहे थे, क्या कह रहे थे कांग्रेस के लोग? कह रहे थे मत हटाओ, इससे आतंकवाद बढ़ेगा, खून की नदियां बहेगी, ऐसा कांग्रेसी कहते थे। अरे 370 हट गया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हुआ, एक खून की नदी तो छोड़ दो। एक आतंकवादी की हिम्मत नहीं हुई कि सामने जाकर कोई कार्रवाई करके दिखाए। आतंकवाद की घटनाएं समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। और जो कश्मीर का आदमी कल कहता था असमंजस के साथ कि पता नहीं भारत के साथ जाऊंगा या पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, वो भी जो कल तक अलगाववादी बात करता था, सब तो नहीं करते थे, कुछ करते थे, जो करते थे वो भी कहते हैं नहीं ये तो फैसला सही हुआ, हम तो भारत के साथ ही रहना चाहते, हमारी तकदीर ये भारत के साथ ही महफूज है। ये अब अलगाववादी भी धीरे धीरे कहने लगे। और आज ही जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने 71,000 लोगों को सरकारी नौकरियों का आवंटन किया और वहां के युवाओं के हाथ को काम दिया। ये जो देश के साथ एक प्रकार का ये मजबूती का काम मोदी जी ने किया है। हमने देखा इस देश में पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियां करने का प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा पुराना भारत नहीं है, ये सुनेगा नहीं, और सीमा पार जाकर वहां घुसकर आतंकवादियों को मारने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में होता हमने देखा। चीन ने जिस समय डोकलाम में सड़कें बनाने का प्रयास किया, हमारी सीमा के बाहर था, लेकिन मोदी जी जानते थे सीमा के बाहर भी इनका रास्ता बन जाएगा तो वो बाद में भारत पर आक्रमण करेंगे, भारत अपने आप को बचा नहीं पाएगा। और हमारी सेनाओं ने
भारत की सीमा के बाहर जाकर चीन को रोकने का काम किया, चीन को वापस जाना पड़ा। ये मोदी जी की ताकत है। आज आप देखिए, दुनिया में युद्ध होता है तो रशिया भी कहता है कि मोदी जी चाहेंगे तो युद्ध समाप्त होगा, और यूक्रेन भी कहता है कि युद्ध समाप्त करना है तो मोदी जी पहल करे। ये भारत की परिस्थिति पहले कभी नहीं थी। आज दुनिया के पंचायतों में उन पंचायतों के सरपंच मोदी जी को बनाया जा रहा है। G20 के अध्यक्ष मोदी जी बने हैं, जिसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है, जापान भी है, इंग्लैंड भी है, फ्रांस भी है। ये सारे लोगों ने मिलकर कहा दुनिया का आगे का भविष्य महफूज करना है तो मोदी जी को अगुवाई देनी पड़ेगी। यानी जिस नेता को गुजरात की धरती ने मुख्यमंत्री बनाया, भारत की धरती ने प्रधानमंत्री बनाया, उसी नेता को आज विश्व भी अपना नेता मांग रहा है। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए दोस्तों, चुनाव तो गुजरात का है, लेकिन नजरें पूरे भारत की है। भारत के लोग देख रहे हैं कि गुजरात के लोग मोदी जी के साथ ताकत से खड़े हैं कि नहीं। बताइए, आप खड़े हैं कि नहीं मोदी जी के साथ? पूरी ताकत के साथ गुजरात खड़ा है कि मोदी जी के साथ? अरे तो फिर युवराज को भी बताइए ना, बताइए ना युवराज कौन है? हाँ, युवराज, तो जरा युवराज को भी बताइए भैया। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवराज को पहले ही दिन पता चल गया कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, एक दिन के लिए यहाँ आकर गए। अब बताइए, इतना बड़ा दल है, उसके इतने बड़े नेता है, चुनाव चल रहा गुजरात में, ये घूम रहे महाराष्ट्र में, इनको चुनाव से लेन देन नहीं, क्योंकि इनको पता ही है कुछ होने ही नहीं वाला। देखिए, राहुल बाबा की जो यात्रा है ना, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। अपोजिशन पार्टियों को जोड़ो, विरोधी पार्टियों को जोड़ो, मोदी जी के विरोधियों को जोड़ो, ताकि अपना वजूद रहे और कम से कम इतनी सीटें तो चुनकर आए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता तो बन पाए। इसलिए ये यात्रा राहुल बाबा ने निकाली है। अभी कल परसों मैंने पूरी शांति के साथ महाराष्ट्र से उसको रवाना कर दिया। अब चली गई मध्य प्रदेश में, अब शिवराज जी भी उसको जल्दी रवाना करेंगे। और इसलिए ऐसी यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ ताकतें ऐसी होती है जिनको अच्छा काम पसंद नहीं आता। वो सारी ताकतें एक साथ मिलकर उस अच्छे व्यक्ति के खिलाफ एक साथ मिलकर उसको नीचे लाने की कोशिश करती है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इन्होंने मोदी जी को गाली देकर देख लिया। मोदी जी ने कहा मेरा एनर्जी ये है कि दिन भर गाली खाता हूं, गाली से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी गालियां दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे मिलेगी। ये गाली दे देकर थक गए, तो अब ऐसे ऐसे लोगों को साथ में ले रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में रिकॉर्ड जीत हमको देनी पड़ेगी। वैसे तो इस चुनाव में कुछ नए लोग भी आए हैं, पता है ना, दिल्ली से आए हैं नए लोग। आपको पता है साइबेरिया करके एक देश है, ये साइबेरिया देश में बहुत ठंड पड़ती है, -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और जब -30 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो साइबेरिया के पंछियों को खाने को कुछ नहीं मिलता, तो वहां से उड़कर वो भारत में आते हैं। और कहां आते मालूम है? मुंबई में और सूरत में आते हैं ये साइबेरिया के पंछी। और जैसे ही वहां की ठंड समाप्त हो जाती है, ये साइबेरिया के पंछी साइबेरिया वापस चले जाते हैं। ऐसे दिल्ली के पंछी आए, ये चुनाव तक रुकेंगे और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा ये दिल्ली वापस जाएंगे। भैया आपको पता है, हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी के भी घर पे शादी है, ये नाचने को पहुंच जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जहां चुनाव है वहां पहुंच जाते हैं। मैं भी गोवा का इंचार्ज था, अरे गोवा में भी ऐसा वातावरण खड़ा किया, एक को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया और बड़े बड़े वहां पर आश्वासन दे दिए, ये कार्ड देंगे, फलाना कार्ड देंगे। गोवा के लोगों ने इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त कर दिया और इनकी पूरी पार्टी को पैक करके दिल्ली में कुरियर से वापस भेज दिया। अब कोई मुंह भी नहीं दिखाता। अब गुजरात वालों की बारी है।
आप भी डिपॉजिट जब्त करके इनको ठीक से पैक करके और कुरियर में बकायदा, और नॉर्मल कुरियर से मत भेजिए, आप है ना इनको एयर कुरियर से भेजिए, फ्लाइट से। दिल्ली के लोग हैं भाई, फ्लाइट में डाल के इनको पैक करके वहां भेज दीजिए। देखिए इनकी फितरत क्या है, कि आपको समझना चाहिए। इनकी फितरत ये है, ये सुबह उठे बराबर एक झूठ बोलते, फिर नाश्ते से पहले ये 2 झूठ बोलते, उसके बाद जिस समय खाना खाते उससे पहले 3 झूठ बोलते, फिर रात को खाने के पहले और 4 झूठ बोलते, फिर रात को बैठ के हिसाब लगाते हैं, अरे आज तो 6 ही झूठ बोले, 10 ही झूठ बोले, अब कल 2-4 झूठ ज्यादा बोलना है। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं, इसके सिवा ये कुछ नहीं करते। और इनकी आदत ऐसी है, एक व्यक्ति ये मर गया और मर के ऊपर गया, तो अपने को मालूम है कि अपने धर्म में अपन मानते हैं कि चित्रगुप्त ये हिसाब रखता है, पाप और पुण्य का हिसाब रखता है। पाप ज्यादा, तराजू है पाप और पुण्य का, पाप ज्यादा तो जा नरक में, पुण्य ज्यादा तो जा स्वर्ग में, ऐसा एक तराजू से हिसाब चलता है, अपन ने देखा है। तो ये व्यक्ति मर के वहां गया, चित्रगुप्त के सामने बैठा और चित्रगुप्त ने अपना उसका तोलना चालू किया। अरे बोले 3 किलो पाप हो गया, 2 किलो पुण्य हो गया, फिर 3 किलो पाप, 2 किलो, तो गिनती चल रही थी। अब ये गिनती चल रही थी, उस समय अचानक एक बेल बजी, टंग। अरे बोले काय की बेल बजी? तो चित्रगुप्त ने उसको बताया, बोले देखो मैंने एक व्यवस्था की है, भारत में कोई बड़ा नेता जब झूठ बोलता है तो मेरे यहाँ बेल बजती है, टंग। कोई नेता झूठ बोला, 2 मिनट बाद फिर से बेल बजी, टंग। अरे बोले एक और नेता झूठ बोला, फिर बेल बजी, टंग। अरे बोले एक और नेता झूठ बोला। ऐसा करते करते 10 मिनट के बाद अचानक टंग 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 बेल बजने लग गई लगातार। तो इसे बोला, अरे क्या हो गया चित्रगुप्त जी? अरे बोले शांति से बैठ, केजरीवाल का भाषण शुरू हुआ है। ऐसे झूठे लोगों को तो कोई गुजरात में पैर पसारने देने वाला नहीं है। ये गुजरात भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और मेरा विश्वास है पूरी ताकत के साथ फिर एक बार मोदी जी को और भूपेंद्र भाई को आप जिताओगे। और इसलिए मोदी जी, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भूपेंद्र भाई की सरकार बनाओ, ये कहने के लिए देवेंद्र भाई आपके बीच मुंबई से आए हैं। और पिछले बार भी प्रांतीज के लोगों को निवेदन करने आया था, तब आपने जयसी भाई को बढ़िया जिताया था, मंत्री बनाया था। अब की बार हमारे गजेंद्र भाई को आप जिताकर भेजिए और ऐसे मतों से जिताइए कि फिर एक बार यहां पर केवल कमल ही कमल खिला हुआ दिखेगा। और जो गांधी जी ने कहा था कांग्रेस का विसर्जन करो, वो विसर्जन प्रांतीज में ही यहां पर होगा। इस प्रकार से आप उनको चुनकर दीजिए। इतना ही निवेदन आपको करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।